अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में संगीन माशी बहरान जारी है। माशी बहरान के साथ साथ इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो है सियासी और आइनी बहरान। और खान साहब आज लाहौर की सड़कों पे निकले और ज़ाहिर पंजाब में भी ज़मीनी पंजाब के जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं। इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अदलिया से भी मदद मांग रहे हैं और तमाम आज़ाद इदारों से भी। दूसरी तरफ इस वक्त चूँकि KP का मामला जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। KP में इलेक्शंस कब होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। चूँकि PDM की जमातें हैं वो चाहती हैं कि वनडे पोलिंग हो, लेकिन कैसे हो इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठने को तैयार नहीं हैं। पस्से पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर हो भी रहे हैं तो वो किस लेवल पे पहुँचे हैं, इसके ऊपर कोई संजीदगी से कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे चूँकि सियासी डायलॉग होंगे तो ये मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सके कि पिछले हफ्ते आर्मी चीफ़ की यकीन दहानी ताजर बरादरी को, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी के टॉप की लीडरशिप थी, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो सियासी अफरा तफरी है जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तो माशी इस्तेकाम भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो शाहाना के हवाले से कुछ रिकॉर्ड सामने आए हैं, उस वाले से देखें अगर तो तमाम ही जो लीडरशिप है, सियासतदान हैं, वो उन्होंने वहाँ से तहाइफ लिए। और इसमें चूँकि बहुत सारे इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे आर्मी के जो अफसरान हैं उनका डेटा भी सामने आना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें आई हैं इखलाकी तौर पे अगर हम देखें तो ये भी हमारे सियासतदानों के ऊपर एक सवालिया निशान है। खान साहब ज़रा इस वक्त मूड में नज़र आ रहे हैं, भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ जब अदालतों के सामने की बात होती है तो उसके ऊपर वो आज इंटरव्यू में कह रहे थे कि चूँकि मुझे थ्रेट्स हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से थ्रेट्स हैं और मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। थ्रेट्स किस नौयत की हैं, और ज़रा माजी में उनके ऊपर हमला भी हुआ, इसके ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा चूँकि इस वक्त जो आम आवाम हैं वो उनकी आवाज़ दबकर रह गई है। और PDM जो कि आवाज़ बनी थी, जो जिन्होंने ये स्लोगन दिया था कि हम महंगाई का ख़ात्मा करेंगे, महंगाई का ख़ात्मा तो नहीं कर सके। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मज़ीद अभी चूँकि रमज़ान आने वाले हैं और महंगाई बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। कैसे कम किया जाएगा और स्टेक होल्डर्स कैसे मिलकर इसके ऊपर हिकमत अमली बना रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और मरदमशुमारी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जनाब आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से। बाजवा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और थोड़ी ही देर में हमें तैमूर जगड़ा साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक सूबाई वज़ीर KP के और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बेग साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले कि माशी तौर पे जब हम देखते हैं मुल्क ज़ाहिर है नाजुक सूरत हाल है, और इस तरह की चीज़ें हम माजी में भी देखते हुए आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है और ख़ास तौर पे जो वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, पिछले हफ्ते मुलाकात भी हुई, तमाम जो टॉप लीडरशिप थी उनकी आर्मी चीफ से यकीन दहानी भी हुई है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी आपने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है आर्टिकल भी, IMF को 1998 जैसी सख्त शराइत का सामना है। क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आज भी IMF हमें 1998 की तरह डील कर रहा है? क्यों हम अप टू द मार्क नहीं हो सके और हमारे ऊपर क्यों सख्तियां ज़्यादा हैं? डॉक्टर बेग साहब। डॉक्टर बेग साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही और कोशिश करेंगे डॉक्टर बेग साहब तक भी और आसिफ बाजवा साहब को दोबारा कनेक्ट कर सके ताकि उन तक हमारी आवाज़ सही तरह पहुंच सके। और ज़रा इस वक्त माशी तौर पे बड़ा बहरान है और इस बहरान का ख़ात्मा कैसे होगा और माशी और सियासी दोनों लिहाज से
इस वक्त चैलेंजेस का सामना, इन चैलेंजेस से कैसे नंबर आजमाओगे और हुकूमत क्या इसके ऊपर अपनी हिकमत अमली बना रही है? अपोजिशन के पास क्या कार्ड्स हैं कि वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम को रिलीफ दे सकेंगे? अमूमी तौर पे जब हम देखते हैं नारे तो बुलंद किए जाते हैं, लेकिन रिलीफ जब हम एग्जीक्यूशन उसकी देखते हैं तो वैसा रिलीफ मिल नहीं पाता। उसकी क्या वजह है? कहाँ रुकावटें पैदा होती हैं और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आते हैं और क्यों आम आवाम तक चीज़ें पहुंच नहीं पाती? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बेग साहब, आपने आर्टिकल भी लिखा IMF की 1998 जैसी शराइत क्यों आज ज़ाहिर 2023 है और हम अभी तक उन सख्त शराइत का सामना हमें करना पड़ रहा है माशी तौर पर? क्या वजह है? आप क्या समझते हैं किस तरह हम IMF के साथ बेहतर डील कर सकते थे या कर सकते हैं? स्टिल प्रोग्राम जो हमने लिया था उसकी जो शराइत थी उसमें उन्होंने हमें एक वेबर भी नहीं दिया था। उन्होंने तमाम चीजें हमसे, तमाम टारगेट, तमाम हदायत पहले पूरे कराए थे और बिल्कुल इस बार भी वही हो रहा है। 1998 का एटीट्यूड IMF का है कि उन्होंने एक वेबर देने से भी इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की चीजें नहीं भी हैं वो भी उन्होंने कहा कि आप पहले करो। उसके अलावा दोस्त ममालिक से जो फंड्स आने थे वो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट उनसे इंश्योरेंस दिलाएं, यानी वो राइटिंग में या हमें कंफर्म करें कि इतने पैसे, इतने डॉलर, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब से $2 बिलियन हैं, इमारात से $1 बिलियन हैं और 1.7 बिलियन जो है वो चाइना के टोटल हैं, जिसमें से $500 मिलियन और $700 मिलियन आ चुके हैं रोल ओवर के लिए। तो ये एटीट्यूड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बड़े वाजे कहा है कि ये अनफेयर है, और ये अनफेयर इसलिए है कि ट्विस्टिंग ऑफ आर्म जो एक चीज होती है ये उसके लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर वो शर्त वो मनवाना चाहते हैं IMF के प्रोग्राम में लाने से पहले जी। जो पहले माजी में कभी भी, इससे पहले जितने प्रोग्राम हुए 22 प्रोग्राम हमने किए हैं, कहीं पे उन्होंने हमसे इतने सख्त एटीट्यूड इख्तियार नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे अभी फौरी तौर पे भी IMF का एग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा है, हफ्ता भर लग सकता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लेकिन बोर्ड की जो इनकी अप्रूवल है वो अप्रैल में होगी। तो उसके बाद तो 2 महीने में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये प्रोग्राम जून 2023 तक है, तो फिर फौरन अभी से आपको एक नए प्रोग्राम के लिए तैयारी करनी है, नई शराइत के ऊपर, बल्कि नई सख्त शराइत के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF जो है वो हमारे साथ, देखिए, वो एहसान नहीं कर रहा है। IMF के जितने मेंबर ममालिक हैं ये उनकी हक है कि अगर उन्हें करंट अकाउंट डेफिसिट या बजट खसारा होता है तो वो हेल्प के लिए IMF के पास जाते हैं, और IMF की जो किटी है फंड्स है वो उनको देती है अपनी शराइत पे, और वो शराइत हमने माने। तो IMF में ये नहीं आया, IMF ने तो अर्जेंटीना को $46 बिलियन का भी एक प्रोग्राम में किस की थी। हमारा तो ये $6 बिलियन है और $1 बिलियन बढ़ा के ये $7 बिलियन हो जाता है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पहली चीज तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने US में बात अब कर रहे हैं वो, और डार साहब भी अमेरिका जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम वहां बात कर रहे हैं। दोनों चीजों से जफीर ये बात साबित हो जाती है कि अब यहाँ का उनके आमने सामने बैठ के एग्रीमेंट करने के चांस नहीं रहा। अब जो मैटर करता है, जिनका इन्फ्लुएंस है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, और सबसे ज्यादा डॉक्टर बेग साहब आपकी बात से जो मैं मफहूम निकाल सका, ज़ाहिर है आप थोड़ी सी लॉबिंग की जरूरत है, और हम जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम मैनेज कर सकें, इंगेज करें उन ताकतों को, ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके, हमारी शराइत जो है वो आसान हो सके और हमें फौरी तौर पे किस्त भी मिल सके। जी, ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट, अब टारगेट सब पूरे हमने कर लिए, कोई टारगेट ऐसा नहीं है जो रह गया हो। अब डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए वजीर खजाना साहब भी जा रहे हैं और वजीर खारजा साहब भी वहां पे मौजूद हैं। ठीक है,
अच्छा बेग साहब, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, फिर मैं आसिफ बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा। अमूमन हम देखते हैं, ज़ाहिर है आप सफारतकारी भी और जो सफारतकारी है और सनतकारी है, दोनों में माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। किस तरह देखते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा लॉबिंग में हम कमज़ोर हैं। मैं कोई इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी हाँ। कि हम बैकफुट पे रहते हैं। हमारे निस्बत इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी मुल्क भी है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है उनकी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे होते हैं। थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट्स भी हैं और जो हमारे नाजरीन हैं, कि कैसे हम हुकूमतों को क्या मशवरा देंगे कि कैसे हम लॉबिंग के सब्जेक्ट को थोड़ा सा इसके आपने ऊपर। बिल्कुल सही कहा। FATF से जफीर साहब, जी FATF से जब हम निकले थे तो हमने वो 3 सालों में उनके तमाम शराइ 27 एक थी, फिर उसके बाद 5 बढ़ा, वो हमने पूरी तो कर ली थी, लेकिन जी 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 सर। डॉक्टर बेग साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बराए मेहरबानी हम कोशिश करेंगे डॉक्टर बेग साहब से। जी जी बेग साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अब मुझे शुरू ठीक। ही आवाज आनी शुरू हो गई, आवाज आ रही है। ठीक ठीक बाजवा साहब, जो कि डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। एक तो डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब बता रहे थे IMF प्रोग्राम, चूँकि उसके ऊपर आप ज़रा थोड़ी सी हमें सफारती सपोर्ट चाहिए हो कि लॉबिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बेहतर पोजीशन में होंगे। ज़ाहिर बड़ी सख्त और कड़ी शराइत हैं, वो उन्होंने खुद जंग न्यूज़ में लिखा भी है कि 1998 जैसी सूरत हाल का हमें सामना है। माशी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? पहले मैं चाहूँगा इस पर कमेंट करें, फिर हम आज की सियासी सूरत हाल पे आएंगे। बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जी जी जो बारूदी सुरंगें इमरान न्याजी साहब ने उस वक्त बिछाई थी, जब वो उनको इस बात का इल्म हो गया था कि अब तहरीके अदम इतमाद उनके खिलाफ कामयाब होने जा रही है। और उससे पहले वो कहते थे कि ये इनमें दमखम नहीं है, ये तहरीके अदमाद पेश नहीं करेंगे। फिर कहते थे कि मैं तो शुक्र करता हूं अल्लाह का कि इन्होंने तहरीके अदम इतमाद पेश किया है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब उनके खिलाफ तहरीके अदम इतमाद कामयाब हो गई तो आपने देखा कि उनका कंडक्ट क्या था, और उन्होंने अपने जो साबिक वजीर खजाना थे तरीन साहब, उन्होंने पंजाब के मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहा, और उन्होंने KP के फाइनेंस मिनिस्टर से क्या कहा। बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं कि ये महंगाई है और जो इस वक्त की गवर्नमेंट है PDM की, वो महंगाई पे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी जी, तो लोग ये समझते हैं सॉरी कि शायद ये नाकामी है PDM की। दरअसल ऐसा नहीं है। आपके इल्म में है कि जो MOU साइन होते हैं किसी गवर्नमेंट के दरमियान या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारे का, इंस्टीट्यूशन के दरमियान, तो वो अफराद के दरमियान नहीं होते, वो स्टेट के दरमियान होते हैं। इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, जी सर, हम डॉलर को ऊपर लेके जाएंगे और पैसे पाक रुपीस की जो वैल्यू है उसको भी डी वैल्यू करेंगे। लेकिन जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो इन्होंने इसके बरक्स किया। इन्होंने वो MOUs, उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, और उसी की वजह से आज तक जो IMF है वो पाकिस्तान के स्टेट के साथ किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट या MOU साइन करने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं और इमरान न्याजी साहब रोजाना की बुनियाद पे टीवी पे बैठ के अपनी जो स्पीच देते हैं उसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुदा खासा डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के पास लोगों को कर्जे वापस करने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास अवाम की तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं है, पाकिस्तान का जो
जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हो चुके हैं। ये पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें, पाकिस्तान के साथ तावन ना करें। वो चाहते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट गई है तो पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए खुदा न खास्ता। वो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास के लेकिन बाजवा साहब, चूंकि व्यवहार मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले लेकिन आपके पास क्या हिकमत अमली है, कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा? महंगाई बहुत हो रही है, आगे रमज़ान आ रहे हैं, और रमज़ान के बाद असल में तो जो अब शराइत लगेंगी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर बेग साहब कर रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट तो अभी अगले 6 महीने में आएगा। तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है, कैसे उससे निपटा जाएगा बाजवा साहब? उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने इखराजात कम कर रहे हैं, अपनी इंपोर्ट को कम करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे दोस्त मुमालिक हैं, रशिया है, सऊदी अरब है, कतर है या दीगर जो यूएई की रियासतें हैं, वो ये कहते हैं कि पहले आप पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये आईएमएफ के साथ जो है ये अपना जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो इनके एमओयूज हैं, उनको ये फुलफिल करें। ठीक। और अब तकरीबन तमाम शराइत जो हैं वो पूरी कर चुका है पाकिस्तान। जो सख्त तरीन शराइत थी आईएमएफ की वो हम पूरी कर चुके हैं। अब जब पैसे आएंगे, जब डॉलर आएगा, जब ज़र मुबादला बढ़ेगा तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में कीमतें कम होंगी और महंगाई के ठीक है, और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। अब इस पे मजीद बात करेंगे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बेग साहब भी, और तैमूर जगड़ा साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। ख़ासतौर पे सियासी तौर पे अब मुल्क इस वक्त पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे गैर यकीनी की सूरत हाल है। बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इन इलेक्शंस को किस तरह देखते हैं, और केपी में अभी तारीख का ऐलान नहीं हो सका। कुछ इस तरह का बयानिया भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे मुल्क में चूँकि माशी तौर पे हालात ऐसे नहीं है, 1 डे पोलिंग होनी चाहिए। लेकिन 1 डे पोलिंग कैसे होगी जब तक तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, उनको साथ बैठने के लिए एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। क्या कोई पस्से पर्दा इसके ऊपर बात हो रही है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।